तीनों शर्तें पूरी हो चुकी हैं, लेकिन अब जो सामने है वो है एक नया जन्म, जहां वेई वूशियन को कुछ भी याद नहीं, पर वांगजी को सब कुछ। और यही वो यात्रा है जहां प्रेम को सिर्फ जताना नहीं, फिर से जीकर वापस पाना होगा। इस जन्म में लान वांगजी अब भी शांत है, संयमित है, लेकिन भीतर से वह हर दिन एक नमी लिए जी रहा है। वो नमी जो उसके भीतर छुपी एक पूरी प्रेम कथा की राख है, जिसे सिर्फ वही याद करता है। उसकी दुनिया अब एक आधुनिक किताबों की दुकान है, गली की एक शांत कोने में, जहां वांगजी खुद बैठकर पुराने ग्रंथों की मरम्मत करता है। उसका जीवन सरल है, नियमित है, पर हर दिन जब वो सुबह दरवाजा खोलता है, उसकी आंखें सबसे पहले किसी अपरिचित की तलाश करती हैं, जो उसे पहचाने। भले ही उस अजनबी को कुछ याद न हो। फिर एक दिन वो आया। बारिश की हल्की बूंदें गिर रही थीं। कंपाते हाथों में गिटार लिए एक लंबा हंसमुख युवक दुकान में घुसा, कपड़े भीगे हुए पर चेहरा चमकता हुआ। क्या यहाँ पुराने नोटेशन बुक्स मिलते हैं? उसने पूछा। वांगजी की उंगलियां वहीं थम गईं, सांस रुक सी गई। उसकी आंखें उस युवक के चेहरे पर टिक गईं। वो चेहरा, वो आवाज, सब कुछ उसी का था, वेई वूशियन। लेकिन अब यिंग चेन नाम से जाना जाने वाला एक कॉलेज संगीत छात्र। लेकिन वो मुस्कुराते हुए अनजान था। सब ठीक है? यिंग चेन ने फिर पूछा। वांगजी ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, सब कुछ वैसा ही है जैसा होना चाहिए। अगले कुछ हफ्तों में यिंग चेन बार बार दुकान आने लगा, कभी किताबों के लिए, कभी पुराने संगीत पर चर्चा करने, और कभी कभी बस चुपचाप बैठने के लिए। हर बार जब वो आता तो उसके आने से पहले ही वांगजी उसके लिए वो किताब निकाल कर रख देता जिसकी उसे जरूरत हो सकती थी। यिंग चेन को ये सब अजीब लगता, पर साथ ही बहुत सुकूनदायक भी। तुम मुझे पहले से जानते हो क्या? एक दिन उसने सीधा पूछ लिया। वांगजी ने एक पल के लिए अपनी किताब बंद कर दी। उसने देखा उसका वो चेहरा जो अब भी पहचान से परे था, पर आत्मा में उतना ही अपना। हाँ, उसने बस इतना कहा। तुम्हें मैंने कई जन्मों से जाना है। यिंग चेन हंस दिया। वाह, तुम तो बहुत पोएटिक हो। पर उस हंसी में भी कुछ था, जैसे कोई धुन छू गई हो, जिसका मतलब दिमाग को नहीं, दिल को याद आया हो। एक रात यिंग चेन ने गिटार पर एक अधूरी धुन बजाई, वो धुन जिसे वह खुद नहीं जानता था, पर उंगलियां उसे बिना सोचे खुद ही बजा देती थीं। वांगजी उस क्षण सब कुछ रोककर सुनता रहा। वो बांसुरी की वही रचना थी जो वेई वूशियन पहले जन्म में बजाया करता था। ये कहाँ सीखी? वांगजी ने पूछा। यिंग चेन चौंका। पता नहीं, ये खुद बजने लगती है। अजीब है ना, जैसे कोई मुझे अंदर से सिखा रहा हो। वांगजी की आंखों में नमी थी, पर होठों पर मुस्कान। शायद वो कोई अब भी तुम्हारे भीतर ही है। अंतिम सीन। उस रात पहली बार यिंग चेन ने सपना देखा, जहां वह एक बांसुरी लेकर पहाड़ की चोटी पर खड़ा था, और सामने वही आंखें, वही मौन खड़ा व्यक्ति, जिसकी आंखों में सागर की शांति और एक युगों का दर्द था। सुबह उठकर उसकी आंखें भीगी थीं, दिल धड़क रहा था, बिना जाने क्यों। उस शाम हवा में कुछ बदल गया था, जैसे कोई धूल उठी हो समय के गहरे तहखानों से, और उसके साथ बहकर आ गई हो यादों की एक बूंद, जो अब वेई वूशियन के नहीं, यिंग चेन के दिल पर गिरने वाली थी। वांगजी अब उस दुकान में बस दुकानदार नहीं था, वो अब यिंग चेन के दिन का हिस्सा बन चुका था। हर सुबह की शुरुआत उसी गली से होती, जहां किताबें इंतजार करती थीं और कुछ अधूरी बातें हर बार बीच में रुक जातीं। यिंग चेन अक्सर कहता, तुम इतने शांत क्यों हो? तुम्हें देखकर कभी कभी लगता है कि मैंने तुम्हें पहले भी कहीं देखा है, लेकिन याद नहीं आता। वांगजी मुस्कुरा देता, लेकिन अंदर से हर बार उसकी आत्मा कांपती थी, क्योंकि वो जानता था उसकी पूरी कहानी यिंग चेन के दिल के दरवाजे पर खड़ी है, बस एक दस्तक बाकी है। फिर एक दिन जब शाम ढल रही थी और सूरज की आखिरी किरणें पुरानी लकड़ी की अलमारियों पर सुनहरा पर्दा डाल रही थीं, यिंग चेन ने गलती से एक पुरानी बांसुरी उठाई। उसका हाथ कांपा, ना जाने क्यों। ये मेरी लगती है, उसने धीमे से कहा, पर
मैंने इसे कभी देखा नहीं, फिर भी। उसने बांसुरी को होठों तक लाया और जैसे ही उसकी उंगलियां स्वर छूने लगीं, एक गूंज उठी, वो गूंज जो समय की आत्मा ने कभी मंदिर में छोड़ी थी। वांगजी का शरीर थम गया, उसकी आंखें भीगने लगीं। याद आ रहा है? उसने बहुत हल्के से पूछा। यिंग चेन की बांसुरी अचानक रुक गई, उसके हाथ कांप गए। उसने आंखें बंद कर लीं और तभी वो सब लौट आया। वो मंदिर, वो पहला स्पर्श, वो युद्ध, वो चट्टान और फिर वो बलिदान। तुमने मुझे याद रखने के लिए सब खो दिया था, वो फुसफुसाया। उसका शरीर वहीं जमीन पर गिर पड़ा। आंखों से आंसू बहने लगे और बांसुरी उसके हाथ से लुढ़क गई। वांगजी उसके पास पहुंचा, धीरे से उसकी हथेली को थामा और उसी तरह उंगलियों को अपने ऊपर रखा, जैसे वर्षों पहले मंदिर में बलिदान से पहले वेई ने किया था। यिंग चेन की आंखें खुलीं। इस बार वो मुस्कुरा रहा था। तुमने वादा किया था, अगर मैं भूल जाऊं तो तुम मुझे फिर से प्रेम करवा दोगे। सीन का चरम। बारिश बाहर तेज हो रही थी। भीतर दो आत्माएं एक बार फिर पूरे होश और पूरी स्मृति के साथ एक दूसरे की ओर झुकीं। मुझे सब याद आ गया वांगजी, तुम हर जन्म में मेरे अपने रहे। वांगजी ने उसका चेहरा थामा और वही शांत स्वर जो समय से भी धीमा था कहा, और मैं हर जन्म में तुम्हें फिर से चुनता रहा। वेई वूशियन अब वेई वूशियन बन चुका था, सिर्फ नाम से नहीं बल्कि अपनी आत्मा के हर अंश से। अब उसके पास सब याद था, मंदिर की वो पहली दीवार, भूल की घाटी, वियोग की चट्टान, बलिदान की छाया। हर वो क्षण जो उसने खो दिया था, वो सब फिर से उसकी आंखों में जल रहा था। वांगजी ने जब उसकी आंखों में वो पहचान देखी तो एक पल को समय थम गया, पर तभी एक तीव्र कंपन हुआ। दुकान की दीवारें कांप उठीं और हवा में वही पुराना धुआं घुलने लगा। वक्त की आत्मा वापस आ चुकी थी। अब वह पहले जैसी सौम्य नहीं थी। उसके चेहरे पर सख्ती थी और स्वर में चेतावनी। तुमने नियम तोड़े हैं। आत्मा जिसने बलिदान दिया था वह अब फिर से प्रेम की ओर लौट चुका है। समय की व्यवस्था अब डगमगाने लगी है। वही आगे बढ़ा। उसकी आंखों में अब डर नहीं था बल्कि चुनौती थी। तुमने ही कहा था, अगर प्रेम सच्चा हो तो वो हर जन्म में खुद को साबित करेगा। तो अब जब हमने सब कुछ पार कर लिया तो क्यों तुम्हें यह बर्दाश्त नहीं? वक्त की आत्मा गूंजती हुई हंसी। क्योंकि अब तुम दोनों मिलकर आगे के जन्मों का क्रम बदल सकते हो। तुम समय के प्रवाह में एक दरार हो। तभी वांगजी ने कहा, अगर हमारा साथ किसी नियम को तोड़ता है तो हमें गर्व है, क्योंकि हमने उस प्रेम को पाया है जो सिर्फ किताबों में लिखा जाता था। उनकी आवाज में अब युगों का संचित आत्मविश्वास था। वे प्रेमी नहीं रहे थे, अब वे समय के खिलाफ खड़े युगों के योद्धा बन चुके थे। सीन का भावनात्मक चरम। वक्त की आत्मा ने एक अंतिम प्रस्ताव दिया, अगर तुम दोनों फिर से अलग हो जाओ और इस प्रेम को समय से मिटा दो तो शांति लौट आएगी, नहीं तो तुम्हारा हर जन्म एक संघर्ष होगा। वही वूशियन मुस्कुराया। वो वही मुस्कान थी जो जन्मों तक वांगजी को खींचती रही। हम तो पहले ही जन्म जन्मांतर से लड़ते आ रहे हैं, अब अगर संघर्ष ही नियति है तो हम साथ लड़ेंगे। वांगजी ने वेई का हाथ थामा और कहा, वो अंतिम पंक्ति जो समय को भी मौन कर गई, हमारा प्रेम तुम्हारे बनाए नियमों से बड़ा है, क्योंकि इसे किसी ने नहीं लिखा, यह खुद लिखा गया है समय की दीवारों पर। अचानक सब कुछ शांत हो गया। वक्त की आत्मा लुप्त हो गई। ना कोई प्रकाश रहा, न धुंध, सिर्फ वे दोनों एक साथ पूर्णता में। अंतिम दृश्य। वेई और वांगजी अब न किसी शर्त में बंधे हैं, न किसी दीवार से, न मंदिर से। अब वे चल रहे हैं एक नई यात्रा पर, जहां उन्हें कोई नहीं रोकेगा। वेई वूशियन और लान वांगजी। अब उन दोनों के नाम कोई एक पहचान नहीं बल्कि कई जन्मों की गूंज बन चुके थे। वे अब समय की परीक्षा से नहीं बल्कि अपने स्वयं के निर्णयों से जी रहे थे। उनकी नई दुनिया कोई भव्य स्थान नहीं थी, कोई स्वर्ग नहीं,
कोई भविष्य की चमकती सभ्यता नहीं, बल्कि एक छोटा सा शांत गांव जहां न युद्ध था न शोर, सिर्फ सुकून और वो समय जो अब उन्हें चोट नहीं पहुंचाता था बल्कि साथ बैठता था चाय की प्याली लेकर। वांगजी अब भी सुबह सुबह नदी किनारे जाता था, लेकिन अब इंतजार के लिए नहीं बल्कि वेई के साथ चलने के लिए। वेई वूशियन अब बांसुरी सिर्फ यादों के लिए नहीं बजाता, बल्कि बच्चों को सिखाता है कैसे हर स्वर एक आत्मा को स्पर्श कर सकता है। एक दिन जब गांव के बच्चे प्रेम के बारे में सवाल पूछते हैं तो वांगजी उन्हें एक ही उत्तर देता है। प्रेम वो नहीं होता जो पहली बार में मिल जाए, प्रेम वो होता है जो हर बार वापस लौटे, चाहे कितनी भी बार मिटाया जाए। और वेई जो अब भी उसकी ओर उसी चमकती मुस्कान के साथ देखता है, हंसते हुए कहता है, और हाँ, प्रेम के लिए कभी कभी आत्मा भी छोड़नी पड़ती है, लेकिन अगर वांगजी जैसा कोई हो तो आत्मा खुद लौट आती है। इटर्नल मोमेंट। कहानी के इस मोड़ पर हम उन्हें पहली बार न संघर्ष करते हुए न यादों में डूबे हुए बल्कि पूरी तरह जीवित, शांत और संपूर्ण देखते हैं। उनके पास अब न कोई मंदिर है न कोई परीक्षा, अब सिर्फ एक किताब है जिसमें वे दोनों अपना भविष्य खुद लिख रहे हैं। बांसुरी की वो पुरानी धुन अब हर सुबह पत्तों के बीच से बहती है और वांगजी की मुस्कान हर दिन यह कहती है, अब हम समय के पीछे नहीं उसके आगे चल रहे हैं। बियॉन्ड टाइम अब पूरी हो चुकी है, ना बिछड़न बची, ना विस्मृति, ना परीक्षा। अब रह गया है सिर्फ वह प्रेम जो कभी ना रुके, ना थमे, ना मिटे। और यह कहानी तुमने सुनाई स्टोरी विद जोए के साथ। वांगजी और वेई वूशियन अब उस धरती पर थे जहां समय उन्हें रोक नहीं सकता था, क्योंकि उन्होंने समय को अपने प्रेम से पराजित कर दिया था। परंतु अब उनका उद्देश्य सिर्फ जीना नहीं था, अब वे चाहते थे कि दूसरे भी प्रेम को समय की सीमाओं से परे देख सकें। आत्मा संघ। एक नई शुरुआत उन्होंने गांव के किनारे एक आश्रम बनवाया जिसका नाम रखा गया आत्मा संघ, जहां वे उन लोगों को बुलाते जो अपने जीवन में या तो प्रेम खो चुके थे या फिर स्वयं को। यह कोई साधारण स्थान नहीं था। यहां आने वालों को किताबें नहीं दी जाती थीं, यहां उन्हें धुन दी जाती थी, मौन में उत्तर मिलता था और आत्मा से आत्मा की बात होती थी। एक रात का दृश्य। एक बार एक युवा लड़का वहां आया जो अपनी पहचान खो चुका था और जिसने कहा, मैं नहीं जानता कि मैं कौन हूं, मुझे नहीं लगता कोई मुझे कभी समझ पाएगा। वेई वूशियन ने उसकी आंखों में देखा वो दर्द जो उसे कई जन्मों में भी मिला था और बोला, हम सभी कभी न कभी खो जाते हैं, लेकिन अगर कोई तुम्हें बिना नाम के भी प्रेम कर सके तो जानना वो तुम्हारा घर है। वांगजी ने धीरे से उस लड़के की हथेली पर हाथ रखा। उसके मन में सिर्फ एक गीत गूंजा और उस गीत ने उस खोए हुए लड़के को शांत कर दिया। प्रेम अब सिर्फ उनका नहीं रहा। धीरे धीरे आत्मा संघ एक ऐसी जगह बन गई जहां समय भी रुककर सुस्ता लेता, जहां प्रेम सिर्फ दो आत्माओं की कहानी नहीं रहा बल्कि एक पूरी पीढ़ी का पुनर्जन्म बन गया। लोग कहने लगे, जहां वेई वूशियन और लान वांगजी रहते हैं वहां प्रेम सिर्फ भावना नहीं, वह एक दिशा बन जाती है। अंतिम दृश्य। एक शांत रात में जब चांद पूरी शांति से आसमान पर था, वेई वूशियन वांगजी की गोदी में सिर रखकर लेटा था। तुम सोचते हो हमें कभी फिर से जन्म लेना पड़ेगा? वांगजी ने हल्के से उसके बालों में उंगलियां फिराईं। अगर लिया भी तो मैं फिर से तुम्हें ढूंढ लूंगा और तुम मुझे फिर से हंसाना सीख जाओगे। वेई मुस्कुराया। तो फिर अगली बार हम ये कहानी एक किताब में नहीं बल्कि किसी सितारे पर लिखेंगे? वांगजी बोला, नहीं, अगली बार हम समय से पहले वहां पहुंचेंगे। आत्मा संघ अब एक परंपरा बन चुकी थी, जहां प्रेम को नियम नहीं बांधते बल्कि जहां प्रेम खुद नियम बन चुका था। गांव के लोग उन्हें अब भी वही पुराने नामों से पुकारते थे, पर बच्चे उन्हें शांत साधक और हंसते रक्षक कहते। वेई अब भी अपने चुलबुले स्वभाव में था और वांगजी अब पहले से अधिक खुला, अधिक कोमल हो चुका था।
एक विशेष आगंतुक एक दिन आश्रम के द्वार पर एक स्त्री आई, बिल्कुल चुप और गोद में एक नवजात शिशु लिए हुए। उसके होंठ कांपते हुए बोले, मुझे नहीं पता ये किसका है, पर जब मैंने इसे जन्म दिया तो इसने बांसुरी की आवाज पर रोना बंद कर दिया और मेरी आंखों में वांगजी और वेई की छवि चमक गई। वे दोनों स्तब्ध रह गए। वांगजी ने बच्चे को गोद में लिया और उस शिशु ने बिना डरे उसकी उंगली पकड़ ली। उसी क्षण वेई की बांसुरी अपने आप गूंज उठी। एक पुरानी, बहुत पुरानी धुन जो केवल एक चौथी दीवार के पीछे दबी हुई थी। उस आत्मा की पहचान। रात को वेई और वांगजी चुपचाप उस बच्चे को देखते रहे। उसकी आंखों में एक विचित्र शांति थी और उसकी सांसों में वही लय जो वक़्त की आत्मा के मंदिर में कभी गूंजी थी। वेई ने धीरे से कहा, वांगजी, क्या ये वही है, वो जो हमें खो गया था, वो जिसे हमने बलिदान में समर्पित किया था? वांगजी ने सिर हिलाया। हाँ, ये वही आत्मा है, हमारा अपना अंश, वो जो समय ने हमसे छीन लिया था, अब लौट आया है, एक नया जीवन बनकर। एक नई सुबह उन्होंने उसका नाम रखा लान वुशन वुक्शियन फलस वांगजी वुशन, जिसका अर्थ था वो जो हर सीमा से मुक्त है। अब उनकी प्रेम गाथा एक उत्तराधिकारी को सौंप दी गई थी, जो इस दुनिया में प्रेम को सिर्फ जीने नहीं बल्कि बचाने और आगे बढ़ाने आया था। लान व्यूशन धीरे धीरे बड़ा होने लगा। उसके कदमों में बांसुरी की लय थी, उसकी आंखों में वांगजी की शांति और उसके हंसी में वेई की चिंगारी। लान व्यूशन अब 16 वर्ष का हो चुका था। उसकी आंखों में एक अनकही स्थिरता थी जो किसी भी किशोर में असामान्य मानी जाती, पर जो उसे देखता वो जान जाता कि वो लड़का साधारण नहीं है। वांगजी अब भी शांत और नपे तुले शब्दों में बात करता, लेकिन अब उसके अंदर एक गहरी संतुष्टि थी। वो जानता था वुशन वह आत्मा है जो जन्मों के दर्द के बाद उन्हें समय से इनाम में मिली है। वेई वुशन अब भी हंसता, चिढ़ाता, लेकिन वुशन की आंखों में देखकर अक्सर भावुक हो जाता, क्योंकि उसे वह वही आत्मा लगती थी जिसे उन्होंने युद्ध में खोया था और अब जीवन में फिर पाया। पहली मुलाकात एक दिन आत्मा संघ में एक समूह आया, विविध बच्चों का, जिन्हें प्रेम और ध्यान की जरूरत थी। वुशन को जिम्मेदारी दी गई कि वो उन्हें ध्वनि चिकित्सा, साउंड हीलिंग सिखाए। उन्हीं में एक थी शाओ युन, एक शांत लड़की जिसके कंधे पर पीले रंग की एक चिड़िया बैठी रहती थी। वो बहुत कम बोलती थी, लेकिन जब बोलती तो व्यूशन की बांसुरी रुक जाती। पहली बार किसी की उपस्थिति ने उसे खुद से बाहर आने पर मजबूर किया। आत्मा की टकराहट। व्यूशन जब बच्चों को धुन सिखा रहा था तो शाओ युन ने अपनी आंखें बंद कर उसी स्वर को पूरा कर दिया जो वुशन ने बीच में छोड़ दिया था। वो चौंका। तुम्हें ये कैसे याद है? शाओ युन ने आंखें खोली। ये धुन मैंने सपनों में सुनी है, बचपन से ही, और अब तुम्हारे पास आकर वो धुन जिंदा हो गई। व्यूशन की सांसें थम गईं। उसे पहली बार किसी ने ऐसे देखा था जैसे वो भी उसकी आत्मा को पहले से जानता हो। अपने पूर्वजों की छाया। उस रात व्यूशन वेई वुशियन के पास गया। बाबा, क्या आत्मा पुराने जन्मों की पहचान रखती है? वेई कुछ पल शांत रहा, फिर धीरे से मुस्कुराया। हाँ, और अगर वो पहचान प्रेम से जुड़ी हो तो वो कभी नहीं मिटती। कभी कभी आत्माएं फिर से लौटती हैं, सिर्फ एक अधूरी कहानी पूरी करने। व्यूशन की आंखों में अब सवाल नहीं, बस एक शांति थी, क्योंकि अब वो समझ गया था उसके भीतर जो प्रेम पनप रहा है वो नया नहीं है, बल्कि अधूरा छूटा हुआ एक वादा है। शाओ युन की आंखों में व्यूशन को कोई नया जीवन नहीं दिखता था, बल्कि वो पुरानी सी कोई राह जो उसने कभी नापी थी, पर याद अब आने लगी थी। उन दोनों के बीच की खामोशी में कुछ शब्द हमेशा छुपे रहते, जैसे दो आत्माएं मौन में बातें कर रही हों, जिनकी भाषा केवल समय समझ सकता था। व्यूशन अब हर रात एक ही सपना देखता था, एक पुल जिसके एक ओर वो खड़ा होता और दूसरी ओर शाओ युन, जो हर बार उसकी ओर हाथ बढ़ाती, पर बीच में कोई अदृश्य दीवार आ जाती। उस दीवार पर लिखा होता, उस वादे की परीक्षा अब तुम्हारे हिस्से है। उसने एक रात वेई से पूछा, क्या प्रेम दो आत्माओं में ही होता है
या उनके पूर्वजों में भी बंधा रह जाता है? वेई ने जवाब नहीं दिया, बस उसकी बांसुरी से वो धुन निकाली जो कभी लोटस पियर की झील पर चली थी, जहां पहली बार लान झान ने एक युवा मुस्कुराते वेई वूशियन को देखा था। वूशियन सब समझ गया। आत्माओं का टकराव शाओ युन अब और भी ज्यादा चुप हो गई थी। उसकी आंखों में कुछ छुपा हुआ था, जैसे वो अपने भीतर की लड़ाई लड़ रही हो। एक शाम जब वूशियन ने उसे ध्यान करते देखा तो उसके चारों ओर हल्का नीला प्रकाश था, बिल्कुल वैसा जैसा गुस्सा हुआ लान वांगजी छोड़ता था। वो चौंक गया। ये तो मेरे बाबा की आत्मा जैसी लहर है। शाओ युन ने आंखें खोली। इस बार उसकी आवाज बदल चुकी थी। तुम अकेले नहीं हो वूशियन, मेरे भीतर भी कुछ लौट आया है, शायद तुम्हारे जैसे ही किसी का अंश, और अब वो वादा मुझे खींच रहा है उस सत्य की ओर जिसे मैंने कभी तोड़ा था। उस रात वेई वूशियन ने पहली बार वूशियन और वांगजी को साथ बैठाकर एक पुराना रजिस्टर खोला जिसमें उनके जन्मों के निशान थे, और उसमें दर्ज था एक नाम, शाओ युन, एक पुराने जन्म की रक्षक जो कभी लान झान को समय से बचाने आई थी पर खुद अंधकार में खो गई। अब वो लौट चुकी थी वूशियन के साथ अपना अधूरा वादा निभाने। शाओ युन अब केवल एक रहस्यमयी लड़की नहीं रही। अब उसे याद आ चुका था वो क्षण जब उसने कभी किसी आत्मा को समय से बचाने का प्रयास किया था और उसके बदले अपनी पहचान खो दी थी। वूशियन को भी अब अपने सपनों का अर्थ समझ आने लगा था। वो पुल, वो दीवार, वो अंधकार जो बीच में था, वो सब पुराने जन्म के अधूरे उत्तर थे। आत्मा संघ के सबसे गहरे कमरे में एक शिला छुपी थी जिसे केवल दो आत्माओं के संयुक्त स्पर्श से ही खोला जा सकता था। वांगजी और वेई वूशियन ने इसे वर्षों तक सुरक्षित रखा था क्योंकि वे जानते थे जिस दिन वादा पूरा करने वाली आत्माएं लौटेंगी उन्हें यह शिला खुद बुला लेगी। एक रात वूशियन और शाओ युन ने उसी शिला के पास खड़े होकर हाथ रखा और जैसे ही उनकी उंगलियां संगम पर मिली, एक उजाला फूटा जिसमें सिर्फ आवाजें थीं। क्या तुम वचन को पूरा करने आए हो? क्या तुम अपना भाग्य फिर से लिखने के लिए तैयार हो? उन दोनों ने बिना डरे कहा, हाँ। शिला के भीतर की भविष्यवाणी, शिला के भीतर छुपी थी एक भविष्यवाणी जो वेई वूशियन और वांगजी के प्रथम जन्म के समय लिखी गई थी। दो आत्माएं प्रेम करेंगी, लेकिन एक आत्मा समय से दूर हो जाएगी। जब वे मिलेंगी दो नए रूपों में, तब इतिहास फिर से लिखा जाएगा। वूशियन और शाओ युन अब समझ चुके थे कि वे सिर्फ नए प्रेमी नहीं, बल्कि पुराने प्रेम की पूर्णता हैं। प्रेम का पुनर्लेखन अब उनकी यात्रा शुरू होती है, एक ऐसे स्थान की ओर जहां समय की शुरुआत हुई थी, जहां प्रेम और विधि एक साथ जन्मे थे। उस स्थान को खोजने के लिए उन्हें आत्मा संग छोड़कर जाना होगा, उस आखिरी घाटी की ओर जहां कभी वेई ने आत्म बलिदान किया था और वांगजी ने मौन व्रत लिया था। लेकिन इस बार वो घाटी शांति का प्रतीक बनेगी, न कि बिछड़न का। रात में विदा लेते वक्त वूशियन अपने बाबा से गले लगा। अगर हम कभी लौट कर ना आए, वेई वूशियन मुस्कुराया, तो हम फिर से जन्म लेंगे तुम्हें ढूंढने के लिए, क्योंकि हमारा प्रेम अब सिर्फ हमारा नहीं रहा। वांगजी ने अपनी उंगलियां वूशियन के माथे पर रखी और वही पुरानी लालिबल लाइन दोहराई, धैर्य, प्रेम और सत्य, इन तीनों के साथ जाओ। लान, वूशियन और शाओ युन अब उस यात्रा पर थे जहां रास्ते सीधे नहीं थे और मंजिल एक साधारण स्थान नहीं, बल्कि एक आत्मिक दर्पण थी जो केवल उन्हें मार्ग देती थी जो अपने अतीत को स्वीकार करने का साहस रखते हैं। घाटी ए प्रारंभ घाटी शांत थी, इतनी शांत कि समय भी वहां धीमा हो गया था। हर पेड़ की छाल पर कुछ लिखा था, जैसे युगों की कहानियां प्राकृतिक लिपि में दर्ज हो चुकी हों। जैसे ही वूशियन और शाओ युन उस घाटी में दाखिल हुए, हवा ने अचानक रूप बदल लिया। अब उसमें बांसुरी की हल्की झंकार घुली थी और उसके साथ एक अनसुनी धड़कन, मानो स्वयं समय का हृदय चल रहा हो। आत्मिक प्रतिबिंब घाटी के केंद्र में था एक पारदर्शी झील जिसे कला जल कहा जाता था। जो भी आत्मा उसमें झांके उसे अपना वास्तविक जन्म और सभी पूर्व जन्मों की छाया दिखती थी। शाओ युन ने जैसे ही झील में झांका,
उसने स्वयं को एक श्वेत वस्त्रधारी योद्धा के रूप में देखा, जो समय की आत्मा को बचाने के लिए स्वयं को अंधकार में झोंक देती है। उसने धीमे स्वर में कहा, मैं उसे बचा नहीं पाई थी, पर अब मैं तुम्हारे साथ उसे पूर्ण करूंगी वूशिन। वूशिन ने भी झील में झांका और देखा खुद को, कभी वेई वूशियन के पीछे छुपते हुए, कभी वांगजी की आंखों में खोए हुए, कभी अकेला खड़ा, जैसे वो खुद अपने ही टुकड़ों से बना हो। उसने कहा, मैं उनका अंश हूं, पर अब मुझे अपना रूप बनाना है, उनसे प्रेरणा लेकर, पर खुद के लिए प्रेम चुनकर। आत्माओं का संयोग झील के किनारे उन्होंने एक रेखा देखी। दोनों ने अपने हाथ उस रेखा पर रखा और तभी वो झील प्रकाश में बदल गई। उसमें उन सभी आत्माओं के दृश्य उभरने लगे जिन्होंने प्रेम में बलिदान दिया था, पर जिन्होंने पुनर्जन्म में मिलन नहीं पाया। और तभी एक आवाज आई, क्या तुम प्रेम के नियम फिर से लिखना चाहते हो? दोनों ने एक स्वर में कहा, हाँ। अंतिम परीक्षा की घोषणा झील के मध्य से एक प्रकाश सेतु बना, जो समय की आत्मा तक ले जाता था। वो वही आत्मा थी जिसने कभी वांगजी और वेई को अलग किया था, और अब वही आत्मा उन्हें उत्तराधिकार सौंपने आई थी। वक्त की आत्मा बोली, तुम दोनों ने अतीत स्वीकारा, आत्मा को पहचान लिया, लेकिन प्रेम तब तक पूर्ण नहीं होता जब तक वह अंतिम परीक्षा से न गुजरे। बलिदान नहीं, बल्कि वह निर्णय जो दूसरे की स्वतंत्रता को प्राथमिकता दे। भावनात्मक समापन शाओ युन ने व्यूशिन की ओर देखा। अगर मेरी आत्मा फिर कभी भटक जाए तो क्या तुम फिर से मुझे ढूंढोगे? व्यूशिन मुस्कुराया, हर बार, क्योंकि अब मैं समय को प्रेम से नहीं, प्रेम को समय से बड़ा मानता हूं। अगले भाग की झलक। अब उन्हें वक्त की आत्मा के समक्ष वह निर्णय लेना होगा जो उनके प्रेम को या तो पूर्ण स्वतंत्रता या पूर्ण विसर्जन देगा।